नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर पुनः स्वागत है। आज का इस वीडियो में टोटल 15 सवाल आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से कुछ सवाल मैथ्स का और कुछ सवाल रीजनिंग का होगा। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए, और अगर आपको वीडियो देखकर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। चैनल सब्सक्राइब करने से आपका कोई पैसा नहीं कटेगा, बल्कि आपको फायदा जरूर ये होता है कि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तब आपके वहाँ तुरंत से नोटिफिकेशन जा पहुँचेंगे और आप वीडियो को बिना मिस करके देख सकेंगे। और हो सके तो अपना भाई बहन मित्र रिश्तेदार कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उनके साथ भी ये वीडियो फेसबुक या व्हाट्सअप के माध्यम से जरूर शेयर कर देना, ठीक है। अब रीजनिंग बोले तो हर तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछा जाता है। तो अब अगर आप किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप इसको बिना हिचक के देख सकते हैं। और अभी जो फिलहाल यूपी पुलिस का एग्जाम जो होने वाले है 8 जून से, उसके लिए तो ये अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, ठीक है। इसलिए आप फर्स्ट टू लास्ट जरूर देखिए। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के पहले प्रश्न में क्या पूछा है। ये रहा आज का पहला प्रश्न, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, यहाँ पर क्या आना चाहिए वही हमको पता करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या नंबर देखना पड़ेगा। 3 है, अगला 8 है, फिर 20 है, फिर 46 है, तो अगला क्या होगा। तो चलिए इसका हम डिफरेंस देखते हैं। तो इसको हम प्लस से बनाएं या इंटू से बनाएं, वो हमें पहले कंफर्म करना होगा, ठीक है। मैं इसको इंटू से बना के देखता हूँ। तो 3 इंटू 2 कर देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। हमें लाना है कितना, 8। तो +2 कर दीजिए, 3 इंटू 2 6 +2 8 आ गया। उसी तरह से 8 इंटू 2 कर देंगे तो 16 आएगा। फिर उसमें +4 कर दीजिए, 20 आ जाएगा। अब हमें 20 से 46 लाना है, तो 20 इंटू 2 कर देंगे तो 40 आएगा। अब हम यहाँ पर +6 कर देंगे तो 46 आएगा। मतलब तीनों में हमने क्या किया, इंटू 2 किया। तो यहाँ पर भी इंटू 2 करेंगे तो 46 इंटू 2 कितना होगा, 92 होगा। अब अगला क्या प्लस करेंगे, पहले 2, फिर अगला 4, तीसरा 6, तो चौथा वाला में 8, दो दो बढ़ता जा रहा है तो 8 प्लस करेंगे तो 92 + 8 करेंगे तो कितना होगा, 100 होगा। यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न में क्या पूछा है। ये रहा दूसरा प्रश्न, किसी कूट भाषा में ब्रीव का कोड 8 है और काफ का कोड 14 है, तो डॉन का कोड क्या होगा। अब ब्रीव से कैसे 8 आता है, अगर यहाँ पर ब्रीव में 4 अक्षर है, 4 इंटू 2 करेंगे तो 8। उसी तरह से काफ में भी तो 4 लेटर्स है, तो यहाँ पर भी इंटू 2 करेंगे तो 8 आना चाहिए, लेकिन 14 है। तो ये टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट से नहीं लिया गया है, तो यहाँ पर कोई दूसरा ही लॉजिक है। तो इसका प्लेस वैल्यू लेके चेक करना पड़ेगा। तो BREW, अगला क्या है, काफ है, CALF, और तीसरा हमें डॉन का निकालने को बोला है, DAW और N। इनका प्लेस वैल्यू B का 2 होता है, R का 18 होता है, E का 5 होता है, W का 23 होता है, ठीक है। C का 3, A का 1, L का 12, F का 6, D का 4, A का 1, W का 23 और N का 14। अब हम डिफरेंस यहाँ देखेंगे कैसा क्या हो रहा है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 18 + 2 को इतना होता है, 20 होता है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5 और 23 28 होता है। अब हमें 8 लाना है ब्रीव का, तो 28 से इस 20 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। मतलब आगे का 2 नंबर पहले प्लस कीजिए, पीछे का 2 नंबर प्लस कीजिए, बाद में पीछे के नंबर से आगे के नंबर को माइनस कर दीजिए। इस तरह से हो रहा है पहला वाला में। इधर 3 + 1 4, इधर 12 + 6 18। 18 से अगर हम -4 करेंगे तो 14 आएगा। लो, काफ का 14 भी आ गया। तो यही लॉजिक हम यहाँ पर भी लगाएंगे। तो 1 + 4 5, इधर 23 + 4 करेंगे तो 37 होगा। अब 37 से हम -5 कर देंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। यहाँ पर बोला है k का मान ज्ञात कीजिए यदि 6 @ 4 @ 7 = 101 और आपका 2 @ 5 @ 11 = 150 है, और a @ 8 @ 9 = 289 है। तो a का मान क्या आना चाहिए वही हमको निकालना है, ठीक है।
तो वैसे देखें तो 6, 4 और 7 से 101 लाना है, तो इंटू करेंगे तो 6 इंटू 4 28, 28 इंटू 7 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा 101 से, तो नहीं आएगा। इधर देखेंगे तो 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 11 करेंगे तो 110 आता है, 150 नहीं। तो यहाँ पर इंटू से नहीं हो रहा है, तो किस तरह का लॉजिक हो सकता है? तो हम एक काम करेंगे, ये पहले वाले को बनाएंगे, ठीक है। कितना है? 6, 4 और 7 से 101 लाना है, तो मैं 6 लिख दूंगा। फिर अगला कितना है? 4 और 7। अब 6 का स्क्वायर कर दूं तो 36 होता है। उसी तरह से 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49। इन तीनों को प्लस करने से कितना आता है? 6, 6 12 प्लस 9 21 का 1 हासिल 2, 3 1 4 और 4 8 और हासिल 2 10, 101। लो 101 आ गया। अब यही लॉजिक से हम अगला वाला बनाएंगे इसका, ठीक है। तो कितना है? 2 है, 5 है और 11 है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 का स्क्वायर 25 और 11 का स्क्वायर 121। इन तीनों को जोड़ेंगे 4 प्लस 5 9 प्लस 1 10 का 0 हासिल 1, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, 1 का 1, 150 भी आ गया है। अब यही लॉजिक से हम तीसरा वाला का आराम से बना सकेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें a का स्क्वायर पता नहीं। अब a का वैल्यू पता नहीं तो a का स्क्वायर क्या लिखेंगे? अब 8 है अगला, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर टोटल करेंगे तो अब ये खाली होगा क्योंकि पता नहीं a का वैल्यू, वही हमको निकालना है। अब 8 का स्क्वायर, 8 स्क्वायर कितना? 64 और 9 स्क्वायर कितना होता है? 81। इनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 289। अब a का वैल्यू तो पता नहीं, तो हम एक काम करेंगे, 289 लिख दीजिए, उससे इन दोनों को माइनस कर दीजिए, 64 और 81। पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, 64 और 81 प्लस करेंगे तो 4 प्लस 1 5 होगा और 6 प्लस 8 14 होगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 145 आता है, ठीक है। यही 145 इधर माइनस कर दिया तो 9 माइनस 5 4, 8 माइनस 4 4, 2 माइनस 1 1, 144 होगा यहाँ पर इसका मतलब, ठीक है। तो फिर ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आया? मैं इसको अब इधर दिखा देता हूँ। ए स्क्वायर का वैल्यू आया कितना? 144। तो हमें तो ए का वैल्यू निकालना है, तो कैसे करेंगे? ए इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू पहले लिखेंगे 144 किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर है। तो इधर का स्क्वायर और इधर का स्क्वायर काट दीजिए तो ए बराबर कितना हुआ? 12 हुआ है। तो ए का वैल्यू 12 होगा। अब 12 तो यहाँ कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है, तो शायद ऑप्शन गलत है, तो कोई इन ऑप्शन को छोड़ दीजिए। आंसर क्या होगा? 12 होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा चौथा प्रश्न। यहाँ पर बोला है यदि 15 अगस्त 2022 सोमवार था तो 15 अप्रैल 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है? 15 अगस्त 2022 तक। कहाँ से? 15 अप्रैल 2022 से, मतलब एक ही सन है 2022, लेकिन हमें 15 अप्रैल से 15 अगस्त तक के चेक करने से हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो पहले हम अप्रैल लिखेंगे, फिर मई, जून, जुलाई और अगस्त। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं, लेकिन हमें 15 तारीख के बाद हमें अप्रैल से अगस्त तक पहुंचना है, तो 15 अप्रैल के बाद कितने दिन बचा है वो निकालना है। कितना? 15 दिन बचेगा। मई में 31 दिन होता है, जून में 30, जुलाई में 31 और अगस्त में भी 31 होता है, लेकिन हमें 15 अगस्त तक ही जाना है, तो 15 लिख देंगे। अब इन सबको 7 से डिवाइड कर दीजिए और जो शेषफल यानी कि रिमाइंडर होगा उसको नीचे लिखिए ऐसे। 7 दूने 14, 1 बचेगा, रिमाइंडर उसको लिख दिए। 7 चौके 28, 3 बचेगा। 7 चौके 28, 2 बचेगा। 7 चौके 28, 3 बचेगा। 7 दूने 14, 1 बचेगा, इसको लिख दीजिए। तो 1 और 3 4 और 2 6 और 3 9 और 1 10 आया। इस 10 को फिर 7 से डिवाइड कर दिए। हम 7 से क्यों कर रहे हैं बोले तो हफ्ते में 7 दिन होता है, इसलिए 7 से करना पड़ता है, ठीक है। तो 7 से 10 को डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, 7 एकम 7। अब 10 से 7 को माइनस कर दीजिए 3। तो 15 अगस्त को कौन सा दिन था? मंडे था, तो मंडे लिख दीजिए। अब हमें 15 अप्रैल से पीछे तक जाना है, यानी कि पास्ट में जाना है, तो अप्रैल में जाना है, तो पास्ट में है तो आगे के तरफ लिख दीजिए ऐसे, ठीक है, लेफ्ट साइड में।
तो कितना बचा है रिमाइंडर 3, तो 3 बार गोल लगा दीजिए। अब मंडे के आगे क्या आता है, संडे आता है, संडे लिख दीजिए। उसके आगे सैटरडे आता है, अब सैटरडे के आगे फ्राइडे आता है। यानी कि अगर 15 अगस्त 2022 को सोमवार था तो 15 अप्रैल 2022 को फ्राइडे होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पर 6 दिया गया है, ये कुछ नहीं गलत है, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर बोला है कंप्लीट द एनालॉजी, सादृश्य को पूरा करें। 38:49 है, तो अगला 63:72 है, तो 57 क्या होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, इनटू से तो नहीं होगा ये, तो हम प्लस करके देखते हैं। 38 के साथ प्लस 11 करेंगे तो 49 आएगा। अब इधर भी प्लस 11 करेंगे तो 74 आना चाहिए, लेकिन 72 है, तो ये किस तरह का लॉजिक हो सकता है। यहाँ पर तो हमें कंफ्यूज कर दिया। तो अगला लॉजिक क्या हो सकता है, हम इन दो नंबर को प्लस करेंगे, 8 और 3 को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 8 और 3 प्लस करने पर 11 आएगा। अब यही 11 को यहाँ पर प्लस करेंगे तो 38 + 11 49। उसी तरह से 6 और 3 दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। अब 63 के साथ +9 करेंगे तो 72 भी आ गया। अब यही लॉजिक लगाएंगे तो 5 और 7 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। अब 57 के साथ +12 कर दीजिए, कितना होगा, 69 होगा। यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये आपका पजल का सवाल है। यहाँ पर बोला है 7 बक्से ABCDEF और G एक के ऊपर एक रखे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। ए नीचे से दूसरे स्थान पर रखा है, ई और जी के बीच केवल 3 बक्से रखे हैं, जी सबसे ऊपर नहीं रखा है, और आगे एफ सी के ठीक ऊपर रखा है, सी ई के ठीक ऊपर रखा है, बी ऊपर से चौथे स्थान पर नहीं रखा है, सी और ए के बीच कितने बक्से हैं। तो चलिए इसको भी हम बना लेते हैं, ठीक है। तो पहले कितना बक्सा बोला है, 7 बक्से है, तो मैं 7 ऐसा खींचूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 बक्से के लिए, ठीक है। अब आगे देखिए क्या बोला है, ए इज केप्ट सेकेंड फ्रॉम द बॉटम, नीचे से ए दूसरे स्थान पर है, तो नीचे से पहला दूसरे स्थान पर ए होगा, ये हो गया। अब आगे बोला है ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ई एंड जी, ई और जी के बीच में 3 बक्से रखे हुए हैं। फिर आगे बोला है जी इज नॉट केप्ट एट द टॉप मोस्ट पोजिशन, मतलब जी सबसे ऊपर नहीं है, तो जी यहाँ होगा, तो जी अगर यहाँ जी मान ले तो 1 2 3 छोड़कर ई इधर होना चाहिए, क्योंकि ई और जी के बीच में 3 बक्से है, तो जी यहाँ भी नहीं होगा, तो जी यहाँ होगा, तो 1 2 3 बक्से छोड़कर ई इधर होगा। तो और एक संभव बन रहा है, तो कैसे बोले, तो ऐसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब ऐसे भी तो हो सकता है, ए तो नीचे से दूसरे स्थान पर, अब देखिए जी नीचे भी हो सकता है और ई इधर भी तो हो सकता है, क्योंकि ई और जी के बीच में 3 बक्स है, तो ये भी संभव है और ये भी संभव है, दोनों संभव है, तो हमें दोनों ट्राई करना ही पड़ेगा। अब इसको देखिए, सी इज केप्ट इमीडिएटली एबव ई, सी कहाँ पर रखा गया है, ई के ठीक ऊपर। अब यहाँ पर तो ई के ठीक ऊपर ए है पहले से ही है, तो ये नहीं होगा। अब हमें इस पर देखना होगा, तो सी इज केप्ट इमीडिएटली एबव ई, ठीक ई के ऊपर सी है, तो ऐसा होगा। अब इसको देखिए, एफ इज केप्ट इमीडिएटली एबव सी, सी के ठीक ऊपर एफ को रखा गया है, तो एफ यहाँ होगा। अब बी इज नॉट केप्ट फोर्थ फ्रॉम द टॉप, ऊपर से चौथे स्थान पर बी नहीं है, तो यहाँ पर बी नहीं होगा, तो बी इधर होगा, तो डी यहाँ हो जाएगा, हो गया हमारा। अब हमें क्या पूछा है, सी और ए के बीच में कितने बक्से हैं, तो सी कहाँ पर है, यहाँ पर है सी, और ए यहाँ पर है, तो इनके बीच कितने बक्से हैं, 1 2 3, ई बक्से, डी बक्से और बी बक्से, यानी कि 3 बक्से है इन सी और ए के बीच में। तो आपका 3 कहाँ पर है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न।
ये आपका ब्लड रिलेशन का सवाल है। यहाँ पर देखिए क्या बोला है, दिया गया है कि ए बी का भाई है, दूसरे नंबर पर सी ए का पिता है, तीसरे नंबर पर डी ई का भाई है और चौथे नंबर पर ई बी की पुत्री है, तो डी का चाचा कौन है, तो वही हमको निकालना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसको, बोले तो जो जो दिया गया है उसको हम बनाते जाएंगे तो जरूर हमारा आंसर निकल आएगा। तो ए इज द ब्रदर ऑफ बी, इसको पहले हमें बनाना होगा। तो ए ब्रदर है, पुरुष है, इसका मतलब तो पुरुष को हम प्लस बनाते हैं। ए किसका ब्रदर है, बी का ब्रदर है, ऐसा होगा। अब सी इज द फादर ऑफ ए, ए के पापा कौन है, सी है। अगर ए का पापा सी है तो बी का भी तो पापा होगा, है कि नहीं। अगर ए का पापा सी है तो बी का भी पापा होगा सी। फिर आगे बोला है डी इज द ब्रदर ऑफ ई। अब यहाँ पर डी और ई नहीं है तो इसको हम फिलहाल नहीं जोड़ सकेंगे। अब ई इज द डॉटर ऑफ बी, ई कौन है, बी के बेटी है। अब बी पुरुष है या महिला है, मेल फीमेल पता नहीं है लेकिन। अब डी इज द ब्रदर ऑफ ई, ई के भाई है कौन, डी। मतलब बी के दो बच्चे हैं, एक बेटी है ई और एक बेटा है डी। अब हमें क्या पूछा है, डी के चाचा कौन है, तो डी के चाचा कौन होंगे, तो ये शायद उसका पापा होगा, है कि नहीं। अब यहाँ पर अंग्रेजी में देखने पर ये माँ होने से भी ये हो जाएगा क्योंकि माँ का भाई मामा होगा। लेकिन हिंदी में सवाल देखिए क्या बोला है, डी का चाचा मतलब पापा, ये डी का पापा ही होगा ये बी, क्योंकि चाचा बोला है, मामा नहीं बोला है। तो ये डी का पापा है और पापा का भाई डी का चाचा होगा, यानी कि ए होगा डी का चाचा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न देखिए, ये आपका मिरर इमेज का सवाल है। चूज द करेक्ट मिरर इमेज, सही दर्पण छवि चुने। तो इसका मिरर इमेज हमें निकालना होगा। तो मिरर इमेज में लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट होता है, बस इतना ही। तो मिरर के सामने इधर बनेगा, तो मिरर के सामने क्या है वही आएगा। अब आगे से जैसा है वैसा नहीं होगा क्योंकि मिरर के सामने जो होगा वो पहले होगा, लेकिन उल्टा होगा, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। तो एफ ऐसा है तो ऐसा एफ होगा। तो चारों में एफ ठीक ही है। एफ के बाद क्या है 3, तो कैसा होगा, मैं इसको नीचे बना दूंगा, एफ ऐसा होगा, उसके बाद 3 कैसा होगा, इधर जाएगा, उल्टा होगा। तो अब सभी में 3 वैसा ही है, अब अभी तक पता नहीं। उसके बाद जी है, जी ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर तो जी ठीक ही है तो ये नहीं होगा, और ये जी भी ठीक है, ये भी नहीं होगा। मिरर इमेज में हमेशा गलत वाला चुनना है, तो जो बचेगा वो सही हो जाएगा। उसके बाद एन है, तो एन ऐसा होगा। मैं एन को अच्छी तरह से लिख देता हूँ, एन ऐसा होगा, ठीक है। अब दोनों में एन ऐसा ही उल्टा की तरफ है। उसके बाद क्या है ए भी ऐसा ही होगा। उसके बाद एम ऐसा ही होगा। अब यहाँ पर तो डब्ल्यू हुआ है तो ये भी नहीं होगा, तो एक ही तो ऑप्शन बचा है डी होगा हमारा आंसर, ठीक है। अब उसी तरह से 9वां प्रश्न को देख लीजिए। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग फिगर सीरीज। निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आना चाहिए। अब इन फिगर को देखकर हमें चौथा वाला पता लगाना होगा। तो कैसे पता लगाएंगे बोले तो देखिए, पहले फिगर में एक स्क्वायर है लेकिन व्हाइट वाला स्क्वायर है, दूसरे में ब्लैक है, तीसरे में व्हाइट है। पहले व्हाइट ब्लैक व्हाइट, तो अगली बार यहाँ पर ब्लैक वाला स्क्वायर हो जाएगा। अब ब्लैक वाला स्क्वायर होगा तो आपका बी और डी नहीं होगा। अब इन दोनों में से कोई एक होगा। अब हम ट्राइंगल को देखते हैं। पहले बार ट्राइंगल क्या हुआ है, ऊपर के तरफ गया है, फिर अगली बार एंटी क्लॉक ऐसा हुआ है, तीसरी बार में नीचे आया है, तो अगली बार क्या होगा, इस तरफ का होगा, एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। तो इस तरह का फिगर आपका सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं 10वां प्रश्न। यहाँ पर बोला है फाइंड आउट द ओड वन, विषम को पहचाने। तो इन चारों में से कौन सा वाला विषम होगा, यानी कि अलग होगा, वही हमको निकालना है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। यहाँ पर क्या लॉजिक हो सकता है, 36 है, 7 है, 13 है और 7 है। तो हम एक काम करेंगे,
ए वाले को बनाएंगे, ठीक है, इधर। अब हम 13 से 7 को माइनस करेंगे। 13 माइनस 7 कितना होता है? 6 होता है। अब 6 का स्क्वायर कर दूं तो कितना होगा? 36 होगा। इस तरह से भी हम 36 ला सकते हैं। अब बी में देखते हैं कितना है। बीच वाला 9 से हम 5 को माइनस करेंगे। 9 माइनस 5 कितना होगा? 4 होगा। अब 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 भी आ गया। अब सी वाला 16 से 8 को माइनस कर दीजिए तो 16 माइनस 8 कितना होगा? 8 होगा। अब 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। यहाँ पर तो 72 है, तो ये आपका विषम हो जाएगा। चौथा भी मैं आपको दिखा देता हूँ। डी में क्या है? 3 से 2 माइनस कर दीजिए। 3 माइनस 2 कितना? 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। मतलब इन चारों में से आपका सी वाला विषम हो जाएगा, ठीक है। अब इस प्रश्न को देखिए, ये आपका 11वां सवाल है। ये आपका सिलो का सवाल है। इसको कैसे बनाते हैं? ऑल राइस आर ग्रेन्स बोला है, तो सभी राइस क्या है? ग्रेन है। तो सभी राइस क्या होगा? ग्रेन के अंदर आ जाएंगे। ग्रेन के अंदर आ जाएंगे सभी राइस, ठीक है। फिर आगे बोला है ऑल पल्सेस आर ग्रेन। सभी पल्सेस क्या है? ग्रेन है। फिर ऑल ग्रेन्स आर एडिबल्स बोला है, तो सभी ग्रेन भी एडिबल के अंदर आ जाएंगे, ऐसा होगा। अब हमें कंक्लूजन देखना होगा। ऑल राइस आर एडिबल्स बोला है, सभी राइस एडिबल के अंदर आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, तो ये सही होगा। दूसरा, ऑल पल्सेस आर एडिबल्स, सभी पल्सेस भी एडिबल के अंदर आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, तो ये भी सही है। अब सम एडिबल्स आर ग्रेन, कुछ एडिबल्स क्या है? ग्रेन है। एडिबल्स के अंदर ग्रेन आ रहा है क्या? बिल्कुल है। अब देखिए कुछ एडिबल्स बोला है यहाँ पर, तो सभी एडिबल्स ग्रेन नहीं है, ये वाला हिस्सा ग्रेन नहीं है, लेकिन कुछ बोला है तो इतना सा हिस्सा एडिबल्स का ग्रेन है, तो ये भी सही है। यानी कि तीनों सही है, तो ऑल कंक्लूजन्स फॉलो होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब इस प्रश्न को देखिए, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसको हमें इंग्लिश डिक्शनरी में किस तरह से मिलते हैं, कौन आगे कौन पीछे, उसी हिसाब से हमें नंबर चूज करना होगा, ठीक है। तो हम पहला ऑप्शन तो देखेंगे ही नहीं, क्योंकि 3 आएगा ही आएगा। सबसे पहले तो 3 को हटा दीजिए, 3 तो आएगा। अब दूसरे नंबर पर या तो 6 या तो 5 आएगा। अब 6 और 5 को चेक करेंगे हम। एस पी कॉमन है, उसके बाद ए और आई में पहले ए आता है ABCD में, तो 6 नंबर आएगा पहले। इसका मतलब 5 नंबर वाला ये 2 नंबर पर 5 है, ये हम हटा देंगे। अब इसका मतलब ए या सी आएगा। अब तीसरे नंबर 5 है, इसको भी हम चेक नहीं करेंगे। चौथे नंबर पर 1 है, इसको भी चेक नहीं करेंगे। अब हम 5वें नंबर पर 2 और 4 चेक करेंगे। 2 इधर है, 4 इधर है, इसी में से हमारा आंसर निकल आएगा। अब चेक करेंगे STU, इधर भी STU कॉमन है, उसके बाद D है, इधर F है, तो D और F में पहले D आएगा, मतलब पहले 2 आएगा। अब 2 यहाँ पर तो लास्ट में है, पहले 2 आना चाहिए, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मैंने इसको बहुत अच्छे तरह से शॉर्ट ट्रिक से आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि इसको आप भले ही समझे ना समझे, अगर नहीं समझे तो दोबारा देख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इस तरह का सवाल अक्सर आता है, इसलिए आप इसको शॉर्ट ट्रिक से ही समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, बनाने की। नहीं तो टाइम बहुत जाएगा इस तरह का सवाल में। अब इस सवाल को देखिए, ये मैथ्स का सवाल है। यहाँ पर बोला है, कहाँ गया हिंदी का सवाल? हिंदी का सवाल ही भूल गया। ये रहा हिंदी में सवाल। एक चोर सुबह 3 बजे एक वैन यानी कि गाड़ी चुराता है और उसे 57 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाता है। चोर का पता सुबह 4 बजे लगता है और मालिक दूसरी वैन से 76 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वो चोर को किस समय पकड़ेगा, वही हमको निकलना है। समझ गए ना सवाल को? तो चोर ने कितने बजे चोरी की? 3 बजे, और उसने वो गाड़ी चोरी करके चलाना शुरू किया, भागने शुरू किया। तो कितने स्पीड से चलाया?
57 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। अब चोर किधर है वो पता चोर के गाड़ी के मालिक को 4 बजे लगा, मतलब 1 घंटे बाद पता चला चोर के किधर चला गया चोर, वो गाड़ी के मालिक को 1 घंटे बाद पता चला। इसका मतलब चोर ने 1 घंटा पूरा गाड़ी चलाया तब पता चला। तो 1 घंटे में कितना स्पीड चलाया, 57 का स्पीड से चलाया। तो उसका डिस्टेंस कितने दूरी तय की चोर ने, 57 किलोमीटर की दूरी तय की, क्योंकि 1 घंटा बाद पता चला। इसका मतलब 1 घंटे में उसका स्पीड कितना है, 57 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 57 किलोमीटर चला रहा है। तो 1 घंटा में 57 किलोमीटर चला गया चोर आगे। उसके बाद गाड़ी के मालिक को पता चला, तो पता चला तो उसने चोर की तरफ पीछा करने लगा। अब हमें स्पीड निकालना होगा। अब स्पीड कितना होगा, अब चोर का स्पीड ये है और गाड़ी के मालिक का स्पीड ये है, मतलब चोर जिस दिशा में दौड़ रहा है, गाड़ी चला रहा है, भाग रहा है, उसी दिशा में गाड़ी के मालिक को पता चलकर उसको पीछा करते हुए उसी रास्ते में जा रहा है, मतलब एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा की तरफ जा रहा है। तो अगर एक ही दिशा में जा रहा है तो हमेशा माइनस होता है, ठीक है। तो 76 से माइनस कर दीजिए 57 को, तो कितना होगा, 19 किलोमीटर पर आवर के स्पीड है, ठीक है। अब हमें क्या निकलना है, कितने टाइम बाद पकड़ेगा चोर को, वही निकलना है। तो हमें टाइम निकलना है। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। अब डिस्टेंस कितना तय किया है उसने, 57 किलोमीटर, 57 लिख दीजिए। और स्पीड कितना है, 19 है, तो 19 से 57 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। मतलब 4 बजे पता चला चोरी हुआ है बोल के, और गाड़ी के मालिक ने पीछा किया, तो 3 घंटे बाद पकड़ा है। तो 4 घंटे के साथ 3 घंटा जोड़ दीजिए, कितना होगा, 7 घंटे। 4 बजे के साथ 3 घंटा जोड़ दीजिए तो 7 बजे होगा, सुबह के 7 बजे होगा। यहाँ AM लिखा है तो 7 AM में पकड़ा है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में क्या बोला है, राम का वर्तमान आयु उनकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु से 5 गुना है। 7 वर्ष बाद राम की आयु सविता के आयु से 3 गुना होगी। राम का वर्तमान आयु वर्षों में क्या है। तो चलिए इसको भी हम लिख देते हैं, ठीक है। तो पहले हम राम और सविता के आयु बनाएंगे। अब क्या बोला है, द प्रेजेंट एज क्या है, वर्तमान की आयु, द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, और यहाँ द प्रेजेंट एज ऑफ राम इज 5 टाइम्स। राम का उम्र 5 गुना है। तो अगर हम सविता को x पकड़ेंगे तो x ईयर्स, तो राम का उम्र 5x होगा, क्योंकि 5 गुना ज़्यादा है। अब आगे क्या बोला है, 7 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज के 7 वर्ष बाद, मतलब दोनों तरफ प्लस होगा, क्योंकि 7 वर्ष बाद तो राम का उम्र जितना होगा, राम का उम्र फिलहाल कितना है, 5x है, तो 5x के साथ +7 कर दीजिए, तो 7 साल बाद इतना होगा, 7 साल बढ़ जाएगा, तो सविता का भी तो 7 साल बढ़ जाएगा। सविता का x है तो +7 होगा। राम का उम्र कितना होगा, 3 गुना होगा सविता के उम्र के, तो सविता के तरफ × 3 कर देना, तभी बराबर होगा, ठीक है। तो अब 5x + 7, 5x + 7 ही होगा, इधर 3 × x, 3x + 3 × 7 21। अब हम x को एक साथ लाएंगे तो 5x, ये 3x इधर ले आइए तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड में आएगा, तो प्लस का -3x होगा। 21 ये राइट साइड में जाएगा लेफ्ट साइड से, तो प्लस का माइनस हो जाएगा। अब 5x - 3x 2x = 21 - 7 करेंगे तो 14। 2x का वैल्यू कितना आया, 17, तो x = कितना होगा, 14 / 2 कर दीजिए, कितना आया, 7 आया। x का वैल्यू 7 आया है। इसका मतलब सविता का एज कितना है, x ईयर्स है, तो 7 वर्ष की होगी सविता, और उसका पिता का कितना है, 5x, तो 5 × x का मतलब 7 है, तो 5 × 7 35। सविता का उम्र 7 वर्ष है और सविता का पिता राम का उम्र कितना है, 35 साल है। अब हमें सवाल में पूछा है व्हाट इज द प्रेजेंट एज इन ईयर्स ऑफ राम, राम का वर्तमान का आयु कितना है, तो 35 वर्ष है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूं कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, ये भी आपका मैथ्स का सवाल है। यहाँ पर क्या बोला है, माधव ने 42,000 रुपये में एक वस्तु खरीदी और उसे 20%
हानि पर बेच दिया। उसी राशि से उसने दूसरी वस्तु खरीदी और उसे 30% लाभ पर बेच दिया। कुल लाभ रुपए में कितना है, तो यही निकालना है। तो पहली बार क्या हुआ, 20% का लॉस हुआ है। 20% का लॉस का मतलब क्या है, 80 रुपये, 100 का सामान 80 में बेचेगा तो उसको 20% का लॉस होगा, लेकिन उसने कितने में बेचा है, वो हमको निकालना है। तो उसका खरीदा हुआ कितना है, 42,000 है, तो उसको इन कॉस्ट प्राइस को इधर लिख दीजिए 42,000। अब 0 0 और ऊपर का 2 0 काट दीजिए, तो कितना आया है, 80 इंटू 420 करेंगे तो कितना होगा, 33,600 रुपये। खरीदा था 42,000 रुपये में और उसने उसी सामान को 20% लॉस करके 33,600 में बेच दिया है। और जब उसके पास वो 33,600 रुपये आए, उसने फिर उससे दूसरे कोई सामान खरीदा और उससे 30% प्रॉफिट पर बेच दिया। तो 30% प्रॉफिट का मतलब 100 का सामान 130 में बेचेगा तो 30% का लाभ होगा। लेकिन उसने वो सामान कितने में खरीदा था, 33,600 में। तो इसको लगा दीजिए इधर। अब नीचे का 2 0 ऊपर का 2 0 कर दीजिए, तो 130 इंटू 336 करेंगे तो 43,680 होगा। अब उसे कितना प्रॉफिट हुआ है वही हमको निकालना है, ठीक है। तो उसका प्रॉफिट पहले कितना निवेश किया था, 42,000 रुपये, इसको इससे माइनस कर दीजिए 42,000 रुपये। भले ही उसने बाद में इसमें खरीदा था वो सामान, लेकिन पहले तो उसने 42,000 रुपये में खरीदा था और 20% लॉस करके बेचा था। उसके बाद 33,600 आया, उससे फिर उसने 30% प्रॉफिट करके इतना रुपये बनाए, 40,680। तो पहले उसने 42,000 रुपये इन्वेस्ट किया, तो उसको माइनस कर दीजिए, 80 होगा, ये 6 का 6, 3 से 2 माइनस कर दीजिए 1, यानी कि 1680 होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को ध्यानपूर्वक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो देखकर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर अगले वीडियो में कल फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आप चैनल पर बने रहिए। राधे राधे।